हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है इसमें अपन ने देखो कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। जनरल जो इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसमें अपन ने कुछ टॉपिक पढ़े थे। सेंट्रल मेटल एटम, ओके। सेकंड अपन ने पढ़ा था लिगेंड्स। थर्ड अपन ने पढ़े थे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद अपन ने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको अपन फाइंड करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नेक्स्ट अपन ने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जो अपना नेमिंग जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके बाद अपन ने देखा था क्या, डिफरेंट टाइप के होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा था कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें देखी थी अपन ने, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन ये हो गया स्फीयर या एंटिटी, ठीक है। तो ये कॉमन, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स थे, या जो आप बोल सकते हो टर्म्स थे, जो अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी की थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने किसकी नेमिंग की थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की थी, ठीक है। उस आईयूपीएसी नेमिंग में अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन किसकी नेमिंग करते हैं, पॉजिटिव काउंटर आयन की, ठीक है। उसके बाद में अपन ने नेमिंग की थी लिगेंड्स की, ठीक है। उसके बाद अपन ने नेमिंग की थी सेंट्रल मेटल एटम की विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट में अपन ने किसकी नेमिंग की थी, नेगेटिव जो काउंटर आयन है उसकी, ठीक है। नेम से अपन ने फॉर्मूला भी बनाया था और फॉर्मूला से अपन ने नेम भी बनाया था। क्लियर? चलो, तो ये इतनी चीज तो अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में अपन ने देखा था कि 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। जिसमें से अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स पढ़े थे। लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकंड इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज coordination isomerism, and fourth one is hydrate isomerism, ठीक है। इन सब के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से सबके एग्जाम्पल्स लेके पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है आपका, दैट इज VBT, ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। अब वैलेंस बैंड थ्योरी क्या है, किस तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे, कैसे आप उसका फॉर्मूला फाइंड करोगे, ये सारी चीजें आज अपन देखेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में 3 टाइप की थ्योरीज है। फर्स्ट इज वैलेंस बैंड थ्योरी, सेकंड है वर्नर्स थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। देखो, अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें ना, तो सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। उसके बाद कौन सी आई थी, वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। और लास्ट में, उसके सबसे लास्ट में कौन सी आई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको अपन CFT बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी है लिगेंड फील्ड थ्योरी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, वर्नर्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे, VBT के बारे में एंड CFT के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो, आपके जो नोट्स है उसके अंदर सबसे पहले वैलेंस बैंड थ्योरी ही आपको मेंशन करवाई गई है, ठीक है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं वो ही थ्योरी पहले स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे सिस्टमेटिक वे से वर्नर थ्योरी पहले आती है, ठीक है, बट कोई इसमें कुछ खास बात नहीं है, आपको इजीली सारी थ्योरी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं VBT ही स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिर वापस तुम लोग नोट्स में ढूंढना स्टार्ट कर दोगे कि कहाँ लिखवाया था मैम ने, क्या किया, ठीक है। तो चलो देखो, फर्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, VBT। ये नाम तुम लोगों ने पहले भी बहुत बार सुन रखा है, क्योंकि 11th क्लास में अपन ने VBT के बारे में स्टडी की थी। VBT बोले तो वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। अब वैलेंस बैंड थ्योरी क्या होगा, कैसे होती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले देखो, वैलेंस बैंड थ्योरी जो है उसको पढ़ने से पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज जो है वो दे रही हूँ, ठीक है।
हाइब्रिडाइजेशन, SATION भी लिख सकते हो, ZATION भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तो वैसे अपने 3 ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन यूज आएंगे, बट फिर भी एक रिवीजन देख लो। जैसे अगर S और P ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन SP, ठीक है। SP मीन्स कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पे जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो भी 2 ही बनेंगे, ठीक है। और वो कैसे अरेंज होंगे, लीनियर वे में अरेंज होंगे। मीन्स SP का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, सबको पता है, बस रिवाइज करवा रही हूँ मैं। SP2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। SP3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये तो जनरली आप 11th क्लास में बहुत बार पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। इसके अलावा एक होता है DSP2, ठीक है, जिसमें कितने यूज आ रहे हैं, 1 2 3 4। और ये जो DSP2 है ये इस SP3 में भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, बट SP3 वाले का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल एंड DSP2 का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके अलावा D2SP3, ठीक है, एक होता है SP3D2। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इन दोनों का ही स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। और एक इनके और होता है, इनके बीच में DSP3, ठीक है, 1 2 3 4 5, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो स्ट्रक्चर बनाता है कौन सा, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो यहां देखो, अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस की, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर SP हाइब्रिडाइजेशन, SP इनको मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब यहाँ ये चीजें अपने काम में नहीं आएगी। ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब अपने यहाँ जो काम आएगी, जो जो हाइब्रिडाइजेशन काम आएंगे, वो है टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ जगह काम में आती है, ठीक है, बट जनरली मोस्टली जो अपने काम में आएंगे, जिनका स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, जिनका VVT के अकॉर्डिंग पूरा डिस्क्राइब करेंगे, वो कौन कौन से हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीन्स SP3 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर, DSP2, D2SP3 एंड SP3D2। अब इनका क्या सीन है, D2SP3 और SP3D2 लग तो एक जैसे रहे, ये इसमें पहले D लिख दिया, इसमें बाद में D लिख दिया, ठीक है। इनका जो चक्कर है वो भी अभी अपन बात करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे 1 by 1, तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, देखो बेटा आपकी बुक जो है NCERT, उसमें तो सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि उन 4 में से ही पूछा जाए, ठीक है। वो 4 एग्जाम्पल तो मैं आपको बोर्ड पे पूरा डिटेल में करवा दूंगी, बट इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब VBT में करना क्या है, देखो VBT में स्टेप बाय स्टेप देखते रहना बेटा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो कंपाउंड है मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, और आपको सारे सॉल्व करके देखना है खुद को। जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कंपाउंड था CONH3 हॉल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम देखना है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यहाँ पे कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो आपको कोबाल्ट लिखना है यहाँ पे, और यहाँ आपको सबको पता है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27, ठीक है। तो अब देखो 27 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d। देखो काउंट करो, 2 and 2 4 4 and 6 10
and 12, 12 and 6, 18, 18 and 2, 20। तो यहाँ 20 तक तो हो गया। अब इसका कितना है 27। आपको पता है आप डी में कितने फिल कर सकते हो, 7 फिल कर सकते हो ना, तो ये हो गया 3D7। ठीक है, इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये जो इतना कॉन्फ़िगरेशन है 18 तक वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके सिमिलर होता है, आर्गन के सिमिलर होता है। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को, इसका ये जो, क्योंकि अपन को तो लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी से मतलब है, तो अपन यहाँ इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, आर्गन 4s2 and 3d7। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गया बेटा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता रही हूँ, बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। सो प्लीज़ बी सीरियस, देखना, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखो। क्यों? क्योंकि जब अपन ने नेमिंग पढ़ी है तो हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखे तो हम उसका नेम लिखें सबसे पहले, कि हमें नेमिंग आती है या नहीं आती है। तो देखो 6 है यहाँ पे, तो इसका नेम हो गया हेक्सा अमीन, देन सेंट्रल मेटल एटम इज कोबाल्ट, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया। अब नाम लिखोगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे ना, तो तुम्हें यहाँ भी हेल्प मिल जाएगी एक। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया x, इसका हुआ 0 और ये +3 है, तो इज इक्वल्स टू +3, मतलब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जिस कंपाउंड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उस कंपाउंड का नेम क्या है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका सबसे पहले क्या मेंशन करना है, नेम मेंशन करना है, उसके बाद में उसका सेंट्रल मेटल एटम मेंशन करना है, और उसके बाद में उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया सब बच्चों को? चलो नेक्स्ट देखो, लेकिन यहाँ पे ये जो कोबाल्ट है ये इस फॉर्म में नहीं है, CO की फॉर्म में नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, थर्ड। थर्ड का मीनिंग कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +3। सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, 11th क्लास में ये बात बहुत बार बताई हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। कई बच्चों के विकेट तो यहीं गिर जाते हैं, आगे पहुंचते ही नहीं है VBT में। क्यों? क्योंकि वो तीनों इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल देते हैं, D में से निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बहुत बार बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन जब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को अपन फिल करते हैं तो अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे। बट जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग नहीं निकलते। कहाँ से निकलते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो सबसे बाहर होगा शेल, उसमें से निकलेगा। ठीक है, सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से ये बात याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हमें पता है कि कहाँ तुम लोग मिस्टेक करते हो। ठीक है, इसलिए मैं बहुत जोर दे के यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो कंडीशन है, इससे ये कंडीशन अपन को बनानी है, तो उसके लिए अपन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ अपन को कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव होंगे, पहले वो कहाँ से, फोर्थ शेल, सबसे बाहर फोर्थ शेल आएगा ना, उसके बाद में आएगा थर्ड शेल। तो 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे। ठीक है, और उसके बाद किस में से निकलेंगे, 3D में से निकलेंगे। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इसमें से निकाल दिए मैंने, और उसके बाद में इसमें से 1 निकालेंगे। तो आर्गन 4s तो कंप्लीटली वैकेंट हो गया, तो 4s क्या हो गया, 0, और इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये हो गया 3D6। क्लियर है? समझ आ गया इतना? क्या क्या काम किया मैंने, सबसे पहले लिखा मैंने उसका नेम, उसके बाद में मैंने लिखा उसका सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के बाद क्या लिखा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद उसका जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा। क्लियर है? सबको समझ आ गया? चलो अब आपको क्या करना है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, ऑर्बिटल जो फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल जो शेप होता है उसमें मेंशन करना है। देखो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पे, कौन से एनर्जी लेवल में आएंगे, वो अपन n+l रूल के अकॉर्डिंग या जिसकी एनर्जी कम होती है उसके अकॉर्डिंग वैसे देखते हैं। ठीक है,
लेकिन जब अपन मेंशन करते हैं तो अपन सीक्वेंस वाइज ही मेंशन करते हैं। मींस अगर फर्स्ट शेल है तो पहले किसको लिखेंगे, 1s को ही लिखेंगे। देन किसको लिखेंगे, सेकंड शेल में 2s को, फिर 2p को, फिर थर्ड शेल में 3s को, फिर 3p को, फिर 3d को, फिर फोर्थ शेल में 4s को, 4p को। मीन्स 4s बाद में आ रहा है, हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जा रहे हैं, लेकिन लिखेंगे उसी सीक्वेंस में। मीन्स सबसे पहले अपन ने किसको मेंशन किया, कौन सा शेल है यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रॉन है, 3d। और आपको पता है d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। d के बाद अपन किसको लिखेंगे, 4s को। उसके बाद अपन किसको लिखेंगे, 4p को। और क्या पता अपन को जरूरत हो तो आगे 4d भी यूज आ सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने आगे तक क्यों लिख रहे हैं अपन, यहाँ तो अपने 3d ही है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने वीबीटी पढ़ी भी है तो उन्होंने देखा होगा कि वहां उस वाली वीबीटी में, जो 11th की वीबीटी थी, उसमें क्या देखा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और फिर उस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। ठीक है, बट यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मींस ये जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, डोनर होगा। ठीक है, और जो मेटल होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो डोनर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जगह खाली रखनी पड़ेगी। ऐसे ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे जो वैकेंट हो, जो खाली हो, जिसमें क्या करे, लिगेंड क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन आके डोनेट कर दे। समझ आई बात। इसलिए ध्यान रखना, 11th वाली वीबीटी और इस वाली वीबीटी में यही डिफरेंस है। ठीक है, 11th की जो वीबीटी थी उसमें अपन ने क्या देखा कि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ किसी दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग कर ली थी। ऐसे हुआ था, देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक किसी और का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने आपस में पेयरिंग की और बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन, तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। और अब ये NH3 जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ही डोनेट करेगा, कौन, NH3। क्लियर है। चलो अब देखो, इतना काम हो गया, लिख लिया अपन ने। देखो अब क्या करना है, 3D में क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं, 1 1 1 सब में फिल करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है, 0 है, वैकेंट छोड़ दिया। आइए 4p और 4d में तो होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, उनको भी वैकेंट छोड़ दिया। समझ आया इतना, मतलब यहां तक क्या करना है, अपन को सारे ऑर्बिटल्स मेंशन कर देने हैं और 3D में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करना है, ये तो चलो सिंपल सा है। ठीक है, इतनी चीज सबको समझ आ गई ना। नेम लिखा, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या किया, विद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, और देन उनको ऑर्बिटल फॉर्म में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब बात आई लिगेंड की, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन तो लिगेंड को ही देना है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना सब बच्चे, क्योंकि ये एक नई चीज आई है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिगेंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सेकेंड इज वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मींस उनमें क्या कैपेबिलिटी होगी कि वहां पे जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी पेयरिंग कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब बात आई क्यों कर सकते हैं, तो क्यों, तो वीबीटी भी इस चीज को नहीं बता पाया, इसीलिए इसका ये ड्रॉबैक था और नेक्स्ट थ्योरी आई थी। ठीक है, क्यों वाला जो है ना वो अपन CFT में पढ़ेंगे कि क्यों किया उन्होंने पेयरिंग। ठीक है, अभी अपन को सिर्फ कितना याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग
नहीं होगी। सब बच्चे ध्यान से सुन लेना, ठीक है, दोबारा सुन लो। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या पता कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन से वीक फील्ड है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रही हूं। NH3COEN, ठीक है, EDTA, इसके अलावा CN, ठीक है। जनरली ये जो लिगेंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जितने भी हैलोजेंस हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, वाटर, ये सारे के सारे कैसे होंगे, वीक फील्ड होंगे। ये वीक फील्ड होंगे और ये होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। अगर ऊपर वाले कहीं आ गए तो पेयरिंग होगी और नीचे वाले अगर कहीं आ गए तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ कौन सा लिगेंड है, NH3 लिगेंड, तो वो किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है ना, इट मीन्स पेयरिंग होगी। तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा, NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग अकर्स, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग अकर्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कर दो पेयरिंग। पहले तो अपन ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ये हो गया 3D, ठीक है, ये हो गया 4s, देन ये हो गया 4p एंड ये लास्ट वाला हो गया 4d, ठीक है, 4p और ये हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, अब कैसे पेयरिंग करनी है, ये वाला उठ के यहाँ इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये काम हो गया, ठीक है। अब यहां से अपने पास सारे के सारे वैकेंट ऑर्बिटल स्टार्ट हो गए। अब NH3 को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर। फर्स्ट NH3 ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। कितने NH3 है, 6 NH3 है ना। फर्स्ट ने इसको डोनेट किया, सेकेंड NH3 ने इधर वाले को किया, थर्ड NH3, देन फोर्थ NH3, देन फिफ्थ NH3 एंड देन सिक्स्थ NH3। क्लियर है सबको, ठीक है। अब किस किस को डोनेट किया है वो काउंट करते जाओ। ये 3D में किया है, ये भी 3D में किया है, मतलब D के कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 2 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ देखो अपन देखते हैं D कितने हुए, 2 हुए, फिर S कितना हुआ, 1 इन्वॉल्व हुआ और P कितने इन्वॉल्व हुए, 3। तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, D2sp3, ठीक है। समझ आया सब बच्चों को। यहाँ इसमें अपन ने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे अपने ये यूज आ सकता है, ठीक है। अब कैसे यूज आएगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले इतना आप देख लो, ठीक है। समझ आया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया अपने, D2sp3, ठीक है। अब D2sp3 में देखो, चलो छोटी सी बात है, मान लो इसके प्लेस पे इनमें से कोई लिगेंड आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होती ना, समझ आ रहा है ना, यहाँ पेयरिंग नहीं होती, और यहाँ पेयरिंग नहीं होती तो अपन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करते, ये NH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करता, तो यहाँ से जब डालना स्टार्ट करता तो 1 2 3 4 5 6 बाद वाले काम में आते ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, sp3 और D कितने हैं, 2, मीन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता, sp3d2। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, यहाँ क्या है, D2sp3, यहाँ क्या हाइब्रिडाइजेशन होता, sp3d2। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट सिर्फ नाम में चेंज आएगा। क्या नाम होगा, इसमें अंदर वाला D यूज आ रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें बाहर वाला D यूज आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है सबको, ठीक है। अब अभी तक अपना काम खत्म नहीं हुआ है VBT का, ठीक है। ये तो चलो दूसरी बात है, जब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कैसे बना, क्या बना। यहाँ तक सबको समझ आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलो अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर पता है
और किसी को सबको पता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका D2sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, काउंट कर लो अगर नहीं भी पता है तो। D कितने हैं 2, S कितना है 1, P कितने हैं 3, तो कितने हो गए 2 and 1 3 and 3 and 3 6। AB6 टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये इतना काम समझ में आ गया ना कैसे करना है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कल और एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि VBT अगर इतना लंबा चौड़ा काम किसी को समझ नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी तक देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अपना आ गया कौन सा, D2sp3। चलो एक चीज आ गई अपने पास। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो जो स्ट्रक्चर है वो हमें अपने आप समझ में आ गई। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और जब स्ट्रक्चर का नाम पता चल गया तो स्ट्रक्चर तो हम आराम से ड्रॉ कर ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स में भी पढ़ा था ना अपन ने कि इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया अपना कोबाल्ट, ये हो गए NH3 जो इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। क्लियर, तो ये 6 NH3 के साथ इसने ये स्ट्रक्चर बना ली। सब बच्चों को समझ आ गया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम्पल्स देखेंगे और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गई, अब एक और चीज अपन को देखनी है, दैट इज नेचर। नेचर को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ। देखो 2 टाइप का नेचर होता है, या तो कंपाउंड होगा डायामैग्नेटिक या कंपाउंड होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, देखो डायामैग्नेटिक होता है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक भी क्या नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब देखो जैसे अपने पास में ये कॉन्फ़िगरेशन था 3d6 था ना। ठीक है, 6 मतलब 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना। ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और ये कोई भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। मींस कोई भी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट नहीं करेगा। पता है ना सबको कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, कैंसिल नहीं होते। लेकिन फिर अपन ने क्या देखा तो अगर ऐसा अगर कोई होता जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो तो कैसा होता, पैरामैग्नेटिक होता। ठीक है, बट यहां पे क्या हो रहा है, ये उठ के आया इधर, पेयरिंग की थी ना अभी अपन ने देखा था, ये उठ के आया इधर, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली। मींस इसने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया इसने उसको कैंसिल कर दिया, इधर वाले को इसने कैंसिल कर दिया, इधर वाले को इसने कैंसिल कर दिया। मतलब इनका जो ऑल ओवर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया मींस ये कंपाउंड कैसे हो गए, डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब अगर अपन इनको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे भी तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, मींस आपको देखना ये है कि जहां आपने हाइब्रिडाइजेशन बनाया था लास्ट जो अपन ने देखा था ना D2sp3, वहां अगर d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ध्यान रखना सुनना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, p प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर, तो ये आपका VBT था, उसका एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अपन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।